Hello students, in this lecture we will discuss some points of the vectors, one by one. Triangle law of addition, second point is parallelogram law of addition, third is properties of vector addition, difference of vectors, multiplication of a vector by a scalar, components of a vector, vector joining 2 points, magnitude of the vector, direction cosines and direction ratios of a vector, section formula and product of two vectors. These are the points we have to discuss in this video. So please listen carefully. तो बच्चों देखिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन देखते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। लाइक ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो देखिए बच्चों, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है हमारे पास कि दो वेक्टर को ऐड करना है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है ना। तो जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो वो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए, वो एडिशन करने के हमारे पास दो रूल होते हैं, टू रूल्स हैं, एक तो ट्राइंगल लॉ है, एक पैरेललोग्राम लॉ है। तो देखिए क्या है कि लेट टू वेक्टर्स A vector and B vector, ठीक है। Let two vectors A and B are there, ठीक है बेटा। तो देखिए, मान लीजिए कि दो वेक्टर मेरे पास हैं, मैंने लेट कर लिया कि ये तो एक वेक्टर है मेरे पास, इसको मैंने A वेक्टर मान लिया, ठीक है ना। और एक वेक्टर है मेरे पास क्या है, B, इसको मैंने ऐसे मान लिया, दिस इज द B वेक्टर, ये B वेक्टर है। तो देखिए स्टूडेंट, ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन दिस टू दिस एंड इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। तो इसको मैंने पॉइंट मान लिया बेटा O, इसको पॉइंट मान लिया मैंने A, इसको मान लिया मैंने B और इसको मान लिया इस पॉइंट को C। तो ये तो है OA वेक्टर, ठीक है बेटा। इसको मैं क्या बोलूंगा, OA वेक्टर, और OA वेक्टर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, A वेक्टर से। और एक BC वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन है B to C, और ये किससे डिनोट हो रहा है, B वेक्टर से। तो क्या करना है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है बेटा कि इन दोनों वेक्टर को मुझे ऐड करना है। ऐड कैसे करना है कि ये OA वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट है और ये OA वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है। ये B वेक्टर का ये B पॉइंट जो है ना, ये इनिशियल पॉइंट है, और ये C क्या है मेरे पास, टर्मिनल पॉइंट है। तो अब इन दोनों को मेरे को ऐड करना है। ऐड करने का तरीका ये होता है कि अगर मेरे को OA वेक्टर को BC वेक्टर से ऐड करना है तो मैं OA वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और BC वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को कोइंसाइड कर दूंगा, ठीक है ना। कोइंसाइड का मतलब होता है कि मैं इस वेक्टर को, ये जो BC वेक्टर है, मैं इसी के पैरेलल और जो ना B पॉइंट को मैं यहाँ ले आऊंगा A पॉइंट पे। तो बेटा यहाँ से जो वेक्टर बनेगा मेरे पास ये बन जाएगा, देखो इसी के पैरेलल ये वेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो ये बन गया मेरे पास B वेक्टर, ठीक है बेटा। तो ये B वेक्टर है, ये OA है। अब मैंने इसको, ये जो इसके पैरेलल वेक्टर है, BC के पैरेलल वेक्टर, मैंने ये ले लिया AB, ठीक है बेटा। ये मैंने ये पॉइंट अब मैंने ले लिया, इसको D पॉइंट मान लिया, ठीक है ना। ये फिर D पॉइंट मान लिया मैंने। तो ये जो AD वेक्टर है वो क्या है, BC वेक्टर के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, और क्या है, और ये जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। जैसे जितना ये है उतना ही ये है, तो इसके पैरेलल भी है और उसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही है। तो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर, जैसा कि आपको अर्लियर वीडियो में बताया गया है, ठीक है ना। दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। तो बेटा इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या हो गई, ये दोनों इक्वल वेक्टर हो गए। तो अब मेरे पास क्या हो गया कि A वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट B वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को मैंने कोइंसाइड कर दिया, तो ये मेरे पास इस तरीके से ऐड हो गई, ठीक है। ऐड होने का क्या तरीका था, अब मेरे को A वेक्टर के इनिशियल पोजीशन से B वेक्टर के टर्मिनल पोजीशन पे और डायरेक्टली जाना है, ठीक है ना, ऐसे जाना है।
तो ये जो वेक्टर होगा मेरे पास ओ से लेकर के डी तक, ठीक है ना, ओ डी वेक्टर, यही वेक्टर क्या होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये ए प्लस बी कहलाएगा, इसको कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। देखो ये ट्राइंगल बना ओ ए डी, अब ओ ए डी ट्राइंगल बना तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब आता है बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में हम कैसे ऐड करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन किस तरीके से हम ऐड करते हैं? देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि O से D जाना है आपको, O से कैसे जाना है? O से D जाना है, ठीक है। O से D जाना है तो हम O से चलेंगे, O से O पे A पे गए और A से फिर D पे गए, ठीक है ना। ध्यान रखना है जब हम OD वेक्टर फाइंड करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? OA, ठीक है ना, OA पे जाना पहले, तो OA ये रहेगा OA वेक्टर प्लस AD वेक्टर, ठीक है ना। तो OA को किससे रिप्रेजेंट किया गया था? A वेक्टर से, AD को B वेक्टर से, तो ये OD वेक्टर आपका क्या आ जाएगा? दिस इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में क्या है बेटा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में वही काम करना है कि देखिए ए वेक्टर है मेरे पास, यहाँ पे ये ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है। मान लीजिए ये मेरे पास कोई बी वेक्टर है, ठीक है बेटा। इसको मैंने मान लिया ए बी वेक्टर, इसको मान लिया सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये ए बी वेक्टर को ए से नोट किया गया है और सी डी वेक्टर को बी से नोट किया गया है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? ये होता है बेटा, हमने ट्राइंगल लॉ में क्या पढ़ा था कि ए बी वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को और सी डी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से जोड़ना है, ठीक है ना, उनको कोइंसाइड कराना है, ठीक है ना, सी को डी पे लाना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि हमारे पास एक ए बी वेक्टर है तो आप जो सी डी वेक्टर को दोनों इनिशियल पॉइंट को एक कर दीजिए, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट सी, इसका इनिशियल पॉइंट ए, तो दोनों को हम क्या करते हैं? एक ही कोइंसाइड कराते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस वेक्टर को मेरे को इसी के पहले ले जाके और ए पे ले जाना है, मतलब सी को ए से कोइंसाइड कराना है। तो बेटा कैसे हो जाएगा ये कोइंसाइड? देखो ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये बन गया मेरे पास, ठीक है ना। तो ये बन गया मेरे पास, देखो इसके पहले भी है ये और इसके मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये क्या बन गया मेरे पास? बी वेक्टर, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है कि ए बी, अब देखो कि जो मेरे पास इसको मैंने डी मान लिया बेटा, ठीक है ना। अब ये एडी हो गया, सी डी जो है ना एडी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? कि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये एडी मान लिया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा मैं। कैसे? कि ये जो है ना ए बी है, तो अब ये ए डी है मेरे पास, एडजेसेंट वेक्टर है ये दोनों, ठीक है ना। तो अब इसके पहले मैंने एक वेक्टर और ले लिया यहाँ पे, ऐसे, क्योंकि मैं एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो ए डी वेक्टर है और इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है ना, सी पॉइंट मान लिया। तो जो बी सी वेक्टर होगा वो भी ए डी वेक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसलिए बी सी वेक्टर भी क्या होगा? बी वेक्टर भी इक्वल होगा। तो ये बी वेक्टर हो गया। अब इसको मैंने इससे मिला दिया, अब इससे इसको मिला दिया, तो ये जो वेक्टर होगा तो ए बी वेक्टर के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये भी ए वेक्टर हो गया। क्योंकि आप जानते हो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं, ठीक है ना, और इक्वल भी होते हैं। तो बेटा ये साइड इसके मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो इसका मतलब ये बन गया हमारे पास क्या? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बन गया बेटा। तो अब मेरे को इसका एक डायगोनल ड्रॉ करना है जिसको मैं ए से सी तक ड्रॉ करूँ, ठीक है ना। अब मुझे ये ए सी निकालना है। तो बेटा ए सी वेक्टर जो होगा, ए सी वेक्टर उसको देखो ए से सी पे जाना है, तो ए से सी पे मैं दो तरीके से जा सकता हूँ, ठीक है। ए से सी पे दो तरीके से जा सकता हूँ। कैसे? एक तो जा सकता हूँ मैं ए से बी पे जाऊँ पहले, बी से सी पे जाऊँ,
ठीक है ना। या फिर मैं ऐसे जा सकता हूँ कि ए से पहले डी पे जाना है और डी से फिर सी पे जाना है। ठीक है, तो मुझे सी पे पहुंचना है क्योंकि ए टू सी निकालना है मेरे को। ठीक है, तो ए सी जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ठीक है ना, तो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर क्या हो गया, बी वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डायगोनल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। ये इसका डायगोनल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। अच्छा, ये तो हो गया मेरे पास कि मैं ऐसे चला गया। अगर मैं इस तरीके से जाऊं, ठीक है ना, तो देखिए ए सी वेक्टर और किस तरीके से फाइंड हो सकता है कि ए से डी पे जाओ तो ए डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर, और ए डी वेक्टर किसके इक्वल है, बी वेक्टर, और डी सी वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर। इसका मतलब ये है कि ए सी मेरे पास ए प्लस बी आया और ए बी प्लस ए आया, तो इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब जानते हो क्या मतलब होता है कॉम्यूटेटिव का, कि अगर हम a को b से ऐड करें या फिर b को a से ऐड करें तो दोनों का मतलब एक ही है। तो एक प्रॉपर्टी भी यहाँ पर बन गई कि ये हमेशा क्या होता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर। तो इसको कहते हैं बेटा हम क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हो गया। अच्छा बेटा, अब देखिए ये जो db है, ठीक है ना, अब मैं d को b से मिला देता हूँ। ठीक है ना, d को b से मिला देता हूँ, तो अब मेरे को db बताना है। देखो डायरेक्शन ले रखी है मैंने db, ठीक है ना, तो ये भी एक ट्रायंगल लॉ लगेगा। जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बताया तो वही बता दो आप। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आपका db क्या हो जाएगा, और db कितना हो जाएगा, db वेक्टर। तो देखो d से b पे जाना है, अब d से b पे जाना है तो आप ऐसे जाओ ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ ऐसे जाओ, भाई d से b पे जाना है। तो d से b पे जाना है तो d से मैं a पे आ जाऊं पहले, da वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, ab वेक्टर। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा db वेक्टर इक्वल टू da वेक्टर कितना होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि ad वेक्टर भी है मेरे पास, क्या है बेटा, ad वेक्टर जो है वो कितना है, b वेक्टर है। लेकिन अब मुझे क्या लेना है, da वेक्टर। तो बेटा da वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव साइन हो जाएगा क्योंकि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो da वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, माइनस b वेक्टर प्लस ab वेक्टर मेरे पास है ये क्या, a वेक्टर। तो बेटा db वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैरेललोग्राम होता है, अगर उसकी दो एडजेसेंट साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर से डिनोट हो रही हैं, तो उसके जो दो डायगोनल हैं, एक डायगोनल जो है ना वो तो a प्लस बी से डिनोट होगा और दूसरा डायगोनल a माइनस बी से डिनोट होगा। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको मैंने बता दिया कि ये कॉम्यूटेटिव होता ही है। कॉम्यूटेटिव होता है बेटा, कॉम्यूटेटिव क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये कॉम्यूटेटिव होता है। मतलब वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है ना, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अच्छा, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। तो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ध्यान रखना बेटा, कैसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ध्यान रखना कि हम जो है ना बी प्लस सी को ऐड कर दें, ठीक है ना, या फिर हम ए प्लस बी को ऐड कर दें। ध्यान रखना है, या तो हम क्या कर दें, बी प्लस सी को पहले ऐड कर दें उसके बाद ए को ऐड करें, ठीक है, या फिर हम क्या करें, ए प्लस बी को पहले ऐड करते हैं फिर उसके बाद सी को ऐड कर दें। ठीक है, जैसे एक डायग्राम देख लेते हैं। ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेटर है बेटा, ये कोऑर्डिनेटर बना दिया मैंने ए बी सी डी। ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन ये है ए टू बी, इसकी डायरेक्शन बी टू सी, इसकी डायरेक्शन सी टू डी। ठीक है ना, और इसकी डायरेक्शन होगी मेरे पास ए टू डी। ठीक है ना, तो इसको मैंने ए बी वेक्टर को ए से डिनोट किया, इसको मैंने बी से डिनोट कर दिया, इसको मैंने सी से डिनोट कर दिया। ठीक है ना, तो अब देखिए कि मुझे अब मैं इसके दो डायगोनल भी ड्रॉ कर देता हूँ। एक ये डायगोनल हो गया और एक दूसरा ये डायगोनल हो गया। ठीक है बेटा, ये डायगोनल हो गए।
तो अब मेरे को ये बताइए बेटा, अब क्या करना है मेरे को, देखिए एक तो डायगोनल ये हो गया, इसकी डायरेक्शन मैंने ए टू सी ले ली, ठीक है ना, एक डायगोनल मैंने ये ले लिया डी बी, इसकी डायरेक्शन मैंने डी टू बी ले ली, बी टू डी, ठीक है बेटा। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो अब मेरे को ये बता दीजिए कि मुझे ए टू सी निकालना है, मतलब ए सी वेक्टर निकालना है यहाँ पे। तो देखो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, क्योंकि ए से सी पे जाना है, ए से सी पे कैसे जाएंगे आप, ए से सी पे जाना है तो देखो ऐसे डायरेक्टली नहीं जाना, आपके वेक्टर दे रखे हैं ना, वहां से निकलना है। तो ए टू बी जाइए, बी टू सी जाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो बेटा ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसका मतलब ये वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। अच्छा, मैंने इसकी डायरेक्शन ये बी टू डी ले रखी है। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे बी टू डी जाना है, ठीक है बेटा। तो बी डी जाना है, तो बी डी वेक्टर कितना हो गया, बी टू डी जाना है। देखो ये वाला ट्रायंगल यूज करना है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी आपको बताइए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। बी टू डी जाना है तो पहले बी से सी जाए, फिर सी से डी जाए, ठीक है बेटा। तो क्या बन जाएगा, बी डी बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। तो बेटा ये बन जाएगा बी डी वेक्टर इक्वल टू बी सी कितना हो गया, बी वेक्टर प्लस सी डी कितना हो गया, सी वेक्टर। तो ये बी प्लस सी को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये बन गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये वेक्टर हो गया बी प्लस सी वेक्टर। अच्छा अब बताइए मेरे को क्या करना है, अब ए डी निकालना है, ए डी वेक्टर निकालना है, ए से डी पे जाना। तो देखो अब ए से डी पे जाने के मेरे पास कितने तरीके हो गए, दो तरीके, ठीक है। देयर आर टू वेज टू रीच फ्रॉम ए टू डी। ए टू डी जाने के लिए कितने तरीके हैं मेरे पास बेटा, दो तरीके। कैसे कि ए से डी पे जाना है तो या तो मैं इस वाले ट्रायंगल का यूज कर लूं, ठीक है ना, या फिर मैं कैसे कर लूं कि इस वाले ट्रायंगल का यूज कर लूं, ऐसे। देखो ए से ऐसे चला जाऊं या फिर ऐसे ऐसे चला जाऊं, दो तरीके हैं। तो ए डी को मैं कैसे जा सकता हूँ, ए डी पे या तो मैं ए से बी पे जाऊं पहले और फिर बी से डी पे जाऊं, ठीक है। या फिर क्या तरीका है मेरे पास, दूसरा तरीका क्या है, ए बी बी डी ले लिया मैंने, ए बी और बी डी ले लिया। अब क्या हो सकता है कि या तो ए से सी पे जाऊं, ए सी वेक्टर प्लस सी से फिर डी पे आऊं, सी डी वेक्टर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बेटा कि इन दोनों की वैल्यू लगा देनी है। देखो ए बी वेक्टर क्या है मेरे पास, ए वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर क्या है, बी डी वेक्टर क्या है, बी प्लस सी वेक्टर। तो ये ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि बी डी बी प्लस सी है, इक्वल टू ए सी कितना है मेरे पास, देखो ए सी है मेरे पास ए प्लस बी वेक्टर और प्लस सी डी वेक्टर कितना है मेरे पास, सी वेक्टर। तो देखो क्या बन गया ये मेरे पास, दिस इज द एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब ये है कि ए डी वेक्टर को चाहे आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं चाहे ऐसे फाइंड कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। वही मैंने आपको बताया था कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया मेरे पास वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, क्लियर हो गया। अब आता है बेटा कॉम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, और एडिटिव आइडेंटिटी आपको बताइए किसी वेक्टर में क्या ऐड करते हैं, कौन सा वेक्टर ऐड करते हैं कि आंसर मेरे पास क्या आ जाए, क्या आ जाए बेटा, वही आ जाए, ए वेक्टर ही। किसी वेक्टर में क्या कौन सा वेक्टर ऐड करें कि वही आंसर आ जाए मेरे पास। तो मुझे पता है कि जीरो वेक्टर ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होती है बेटा ये जीरो, मतलब वेक्टर में जीरो वेक्टर इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी ए वेक्टर में मैं क्या ऐड कर दूं जिससे मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है मेरे पास, जीरो वेक्टर। तो बेटा ए में क्या ऐड कर दूं कि जीरो वेक्टर आ जाए, तो इसका मतलब माइनस ए होना चाहिए, माइनस ए को ऐड करना चाहिए। तो दिस इज द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो वेक्टर का, ठीक है ना, किसी वेक्टर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो वेक्टर, ध्यान रखना है। और किसी वेक्टर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका नेगेटिव। क्लियर हो गया बेटा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टीज में आपके पास देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हो गया। प्रॉपर्टीज में आपको चार बातें बता दी मैंने आपको, क्या क्या है। एक तो वो कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है और एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, और एडिटिव इनवर्स, ये चारों बातें हो गई। अब आता है डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, ठीक है बेटा। डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स में
डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स? तो देखो डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स में क्या करना है कि सिंपली कि किसी वेक्टर के नेगेटिव को ऐड कर दें किसी वेक्टर में, तो उसका क्या आ जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। जैसे ए वेक्टर प्लस एक माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अगर इसको ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो मान लीजिए बेटा कि ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है ना, इसको मैंने ए बी पॉइंट मान लिया, ए बी, और एक मेरे पास ये क्या है, बी सी, ठीक है ना। तो ये बन गया मेरे पास, ये ए वेक्टर से डिनोट हो रहा है और ये बी वेक्टर से डिनोट हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में यूज करूंगा तो मेरे को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर ए सी क्या कहलाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फिर एक बार देख लीजिए कि ए टू सी डायरेक्टली जाना है, तो लेकिन जाना इस रास्ते से नहीं है, आपको ये रास्ते अप्लाई करने हैं जिनमें वेक्टर से हमारे पास वेक्टर की हेल्प लेके जाना है। तो ये वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है, तो ए बी प्लस बी सी, तो ए वेक्टर प्लस बी सी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये इसका सम हो गया, ठीक है। अब देखिए कि डिफरेंस क्या होता है बेटा, ये जो BC है ना, BC वेक्टर, इसको मुझे नेगेटिव वेक्टर लेना है। तो नेगेटिव वेक्टर में क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दूंगा ऐसे, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही रहना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, ये डायरेक्शन B थी तो इधर मैंने ले आया, तो ये वेक्टर क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर, समझ गए ना। इसको मैंने D पॉइंट मान लिया। तो अब मैं इस यहाँ से D पे जाना चाहता हूँ, AD, अब मैं D पे जाना चाहता हूँ बेटा। तो देखिए AD पे जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A से B पे जाऊंगा, फिर B से D पे जाऊंगा, ठीक है ना। A से B पे जाऊंगा, फिर B से D पे जाऊंगा। अब मैं इस वाले ट्रायंगल को नहीं ले रहा, ठीक है ना, अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ ABD। तो देखो AD वेक्टर फाइंड करना है मेरे को, तो AD वेक्टर क्या हो जाएगा, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर। तो AB वेक्टर मेरे को पता है क्या है, A वेक्टर प्लस BD वेक्टर मुझे पता है कितना है, माइनस B वेक्टर। तो ये क्या बन गया मेरे पास, A वेक्टर प्लस B, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ठीक है बेटा। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, ध्यान रख लेना। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर ऐसे निकालते हैं, किसी भी एक वेक्टर की हम क्या कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज करके हम उसका सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी में से अगर मैं ये पूछता आपसे कि बेटा मेरे को ये बताओ कि B माइनस ए किससे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे B माइनस ए, तो बेटा B माइनस ए कैसे रिप्रेजेंट होगा, आप बता सकते हो मेरे को B माइनस ए कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो B को B माइनस ए करना है ना, B माइनस ए, तो मैं जो ना क्या करूंगा बेटा कि B माइनस ए से रिप्रेजेंट करना है मेरे को इसको। तो देखिए A को नेगेटिव करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना, A को नेगेटिव करना पड़ेगा। अब A को नेगेटिव करना पड़ेगा तो मैं इसको यहाँ ले आऊँ, ठीक है ना, यहाँ ले आऊँ मैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास ऐसे, ठीक है ना बेटा। ये मेरे पास E पॉइंट बन गया कोई, E पॉइंट का डायरेक्शन ये हो गई, तो ये हो गया माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना, ये माइनस ए वेक्टर हो गया, ठीक है ना। B वेक्टर तो ये हो गया, और ये बन गया मेरे पास माइनस ए वेक्टर। अब मुझे जोड़ना है A को, माइनस ए को B से, तो माइनस ए को B से जोड़ेंगे बेटा, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये माइनस B हो गया, ठीक है ना, और इसको मैंने लिख दिया, इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया। कैसे जोड़ेंगे, हाँ बेटा, तो देखिए इसमें B माइनस ए निकालना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा, ठीक है। मैंने ये लिया था A माइनस बी के लिए, मैंने ये डायरेक्शन ले रखी थी, अब मेरे को क्या लेनी है, ये वाली डायरेक्शन लेनी है। तो ये वाली डायरेक्शन शो करेगी कि दिस इज B माइनस ए, क्योंकि जब A माइनस बी मैंने फाइंड किया हुआ है तो वो क्या था मेरे पास, AD वेक्टर क्या था मेरे पास, A माइनस बी, ठीक है। तो DA वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज B माइनस ए, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा DA वेक्टर क्या हो जाएगा, B माइनस ए, क्योंकि AD A माइनस बी था तो DA क्या हो जाएगा, B माइनस ए। तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या कहलाएगा आपका, B माइनस, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आ गया। अब आगे
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्या होता है कि कोई भी वेक्टर है, लेट एनी वेक्टर, लेट ए बी एनी वेक्टर, ठीक है बेटा, कोई भी एक ए वेक्टर हमने ले लिया, किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करना है। स्केलर का मतलब कोई भी रियल वैल्यूज है, कोई वेक्टर नहीं है, स्केलर का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा। तो मैंने मान लिया है कि k का मल्टीप्लाई कर लिया, k इज ए स्केलर एंड k इज अ स्केलर, ठीक है ना। तो k ए वेक्टर जो हो जाएगा, k का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, k इज आल्सो ए वेक्टर, ठीक है बेटा, ये भी एक वेक्टर हो जाएगा। तो एग्जैक्ट मैं बताऊं इसको कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक ए वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है बेटा, इसकी डायरेक्शन मेरे पास क्या है, ये है, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन है इसकी। तो इसी के पहले मैंने एक वेक्टर ले लिया, ये, इसकी डायरेक्शन भी वही है लेकिन इससे वो डबल है, इसका डबल है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, 2a वेक्टर। तो क्या बन गया, क्या डिफरेंस आया, देखो डिफरेंस केवल इतना ही आया कि ये इन दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ये पैरेलल वेक्टर हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इससे डबल हो गया। मतलब स्केलर का मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि उसका केवल मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया बेटा ये वाला, ये, ठीक है ना, तो ये है मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/2 ए वेक्टर। अगर 1/2 ए वेक्टर लूंगा तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन मेरे को ऐसे लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैंने आप ये ले लिया इतना ही, इसी डायरेक्शन में मैंने इसी का मैग्नीट्यूड और ले लिया ए वेक्टर, अगर मैंने इसको माइनस ले लिया कि -1/2 ए वेक्टर, इसका मतलब डायरेक्शन इसकी इधर होगी। तो क्या हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो रहा है, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। बस ऐसा नहीं हो सकता कि उसको हम उसकी डायरेक्शन को कुछ और दूसरी डायरेक्शन में ले जाएं, या तो उसको उसी डायरेक्शन में रहेगा या उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है ना। अगर नेगेटिव नंबर होगा के तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, अगर के पॉजिटिव नंबर है तो उसकी डायरेक्शन वही रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इस वाले वेक्टर को मैं ऐसे कर दूं, ठीक है ना, ये 1/2 ए हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ठीक है बेटा, ये गलत है, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन वही रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो वही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या करना होता है कि डायरेक्शन सेम और अपोजिट बट मैग्नीट्यूड इज चेंज, ठीक है बेटा। तो ये मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो सकता है। अच्छा, इसकी सपोर्ट ऑफ जो लाइन है, सपोर्ट इज सेम और पैरेलल टू द वेक्टर ए। जो इस वेक्टर ए था उसका जो सपोर्ट है, नहीं बाकी जो वेक्टर है मेरे पास जिनमें मैंने स्केलर का मल्टीप्लाई किया है, तो उनका जो सपोर्ट रहेगा वो ए वेक्टर जैसा ही रहेगा, ए वेक्टर वाली सपोर्ट रहेगी, ठीक है। सपोर्ट का मतलब चाहे तो ये ऐसे रहेगा चाहे इस साइड में रहेगा, ठीक है ना, सपोर्ट उसका उतना ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि सेंस जो होता है ना, सेंस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, सेंस उसका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपको कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो 1/2 ए वेक्टर ले लिया तो इसका हाफ हो गया, -1/2 ए वेक्टर ले लिया तो उसका हाफ तो है ही है, लेकिन डायरेक्शन इसकी चेंज है, ठीक है बेटा। तो सेंस इसका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब आता है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। देखो सबसे पहले हम देखते हैं 2D में देखते हैं कि कंपोनेंट क्या होता है। देखिए ये मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, ये मेरे पास एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 या फिर xy मान लीजिए, ठीक है बेटा। xy इसके पॉइंट्स हो गए, पी पॉइंट है, यहां से मैंने इसको ज्वाइन करा दिया तो ये वेक्टर बन गया मेरे पास कौन सा, OP, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन क्या है, O2P, ठीक है ना। P के पोजीशन वेक्टर है x, y, ठीक है ना, x, y इसके पोजीशन वेक्टर हैं, तो यहाँ से ये वेक्टर हो गया हमारे पास OP वेक्टर, ठीक है बेटा। अब ये OP वेक्टर हो गया, तो अब देखिए OX के अलोंग एक
यूनिट वेक्टर यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ है तो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है ना उसको मैंने मान लिया आई कैप, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, आई कैप आपने लिखा होगा आई कैप, इसको कैप लिखते हैं, और आई कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, ये आई कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है ना, और जे कैप का मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ से पीछे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने एम मान लिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो आपको पता ही है कि जब यहाँ से यहाँ तक यूनिट वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो कैप से डिनोट करते हैं, उसको ध्यान रखना, कैप लगा देते हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट डिस्टेंस किससे डिनोट हो रही है, आई कैप से, ऐसे वाई डायरेक्शन में 1 यूनिट डिस्टेंस किससे डिनोट कर रहे हैं हम, जे कैप से। ठीक है, ऐसे ही 3D में जेड एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना, किससे डिनोट करते हैं उसको, के कैप से। तो अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, और इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आई कैप से। तो अब डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x। ठीक है, तो बेटा x है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये वेक्टर OM वेक्टर क्या बन जाएगा मेरे पास, xi बन जाएगा ना, xi। x क्या है, x तो स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है, तो क्या बन जाएगा x, जैसे मान लो कि ये 2 है, 2 यूनिट है, तो जाकर इसका मतलब क्या हो गया, मैं 2i तो लिखूंगा, क्योंकि i क्या है, यूनिट वेक्टर को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, 2 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, तो 2i क्या हो गया, एक ऐसा वेक्टर जिसकी यूनिट कितनी है, 2। ठीक है बेटा, तो ये 2i हो जाएगा, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, xi हो जाएगा, ऐसे ये क्या हो जाएगा, y। ठीक है ना, तो ये y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस पूरी yj। ठीक है, y डायरेक्शन में yj, क्योंकि आप एक बार फिर देखिए, ये जो 1 यूनिट डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू हियर, ठीक है ना, यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, आई कैप से डिनोट करते हैं, क्योंकि ओरिजिन से यहाँ तक ये 1 यूनिट है, तो इस 1 यूनिट डिस्टेंस को हम आई कैप से डिनोट करते हैं। ऐसे y डायरेक्शन में इस 1 यूनिट डिस्टेंस को हम j कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 यूनिट कोई डिस्टेंस है, तो मैं उसको 10i लिखूंगा ना, 10i कैप। आई कैप का मतलब उसका मैग्नीट्यूड आई कैप का कितना हो गया, 1। ठीक है, तो 1 × 10 10 ही तो हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये ध्यान रखना है। तो बेटा इस ओपी वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, ओपी वेक्टर को लिखूंगा, देखो ये ट्राइंगल ऑफ लग गया, तो मैं कैसे जाऊंगा, ओ से एम जाऊंगा और फिर एम से पी जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। तो बेटा OP वेक्टर जो हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, XI कैप प्लस YJ कैप। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, XI कैप प्लस YJ कैप। तो बेटा दीज आर द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, क्या क्या, ये x तो और ये y। तो x इज अ स्केलर कंपोनेंट, ठीक है, अलोंग x एक्सिस, एंड y इज अ स्केलर कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। ठीक है बेटा, तो ये x और y क्या हो गए, इस वेक्टर के कंपोनेंट हो गए, इन्हीं को कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है ना, अच्छा अगर x, मैंने x और y को स्केलर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा हुआ है। हाँ, अगर मैं ऐसे लिखता कि XI कैप, ठीक है ना, और YJ कैप, तो बेटा XI कैप इज द वेक्टर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस एंड YJ कैप इज द वेक्टर कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। ठीक है ना बेटा, तो XI वेक्टर कंपोनेंट हो गया, YJ वेक्टर कंपोनेंट हो गया। अच्छा अब बात कर लेते हैं बेटा 3D की। ऐसे ही 3D में भी हम ऐसे ही कंपोनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है ना, x y z, ये ओरिजिन हो गया, एक p वेक्टर है बेटा मेरे पास, यहाँ पे कोई p वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। ठीक है ना, अच्छा मुझे ऐसा करना है कि 2 पॉइंट ले लूं मैं, p q पॉइंट ले लूं, ठीक है ना, p और q। ऐसे कर लेते हैं कि 3D में यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिया मैंने, एक तो p पॉइंट है, ठीक है ना, एक q पॉइंट है, ये p ले लिया, ये q ले लिया।
ठीक है बेटा। तो ये मेरे को इसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं। इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2, z2। ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ से इसको मैंने मिला दिया, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, ठीक है ना। ये हो गया और ये हो गया OQ वेक्टर। OQ वेक्टर इसको कहेंगे और ये हो गया OP वेक्टर। इसकी डायरेक्शन मुझे कोई मैंने ये ले ली क्योंकि मेरे को PQ वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो बेटा PQ वेक्टर पहले निकालो क्या होगा। PQ वेक्टर क्या होगा, देखो P से Q पे जाना है तो मैं दो तरीके से एक तरीके से जा सकता हूँ P से Q पर। कैसे? P से O पे जाऊंगा, फिर O से Q पे जाऊंगा, ठीक है बेटा। तो क्या जाऊंगा मैं, P से O पे जाऊंगा, ठीक है ना, प्लस O से फिर Q पे जाऊंगा। और इस PO को मैं लिख सकता हूँ माइनस OP प्लस OQ, क्योंकि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी। क्योंकि PO तो मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि डायरेक्शन O से P की तरफ दे रखी है, तो मैं इसको OP बना दूंगा तो नेगेटिव माइन बाहर लेना पड़ेगा। तो देखो ये OQ क्या हो गया, OQ के पॉइंट हमारे पास क्या दे रखे हैं, OQ का जो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ठीक है ना। अब देखिए OQ वेक्टर क्या होगा मेरे पास, x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है बेटा। ये तो हो गया मेरे पास OQ वेक्टर। OQ वेक्टर अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो बेटा यही तो हो जाएगा OQ वेक्टर। माइनस OP वेक्टर क्या हो जाएगा, OP वेक्टर भी वही हो जाएगा इसी तरीके से x1i वेक्टर प्लस y1j वेक्टर प्लस z1k वेक्टर। तो अब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो बेटा दिस इज द PQ वेक्टर। ये बन गया हमारे पास PQ वेक्टर। और PQ ये स्पेस की बात हो रही है बेटा, ये प्लेन नहीं है, ध्यान रखना। ये मैंने 3D में डायग्राम है, ठीक है ना। तो ये स्पेस में है, स्पेस में PQ कोई लाइन है। जैसे मान लो कि ये डस्टर है, तो डस्टर क्या है, स्पेस में यहाँ पर है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो मैं एक पैराग्राम तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये इसका क्या है, डायगोनल है, ठीक है ना। ऐसे मान लिया मैंने कि इसको डायगोनल मान लिया। तो ये मेरे पास देखो ये तो बन गए मेरे पास x2 माइनस x1, ठीक है ना, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। दीज आर द स्केलर कंपोनेंट ऑफ PQ वेक्टर। ये तो स्केलर कंपोनेंट हो गए। और ये अगर मैं i कैप, j कैप और k कैप इनके साथ लगा दूं तो ये क्या हो जाएंगे, इसके वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। अब देखिए वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो वेक्टर को कैसे ज्वाइन करते हैं हम, ठीक है ना। तो देखिए वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, देखो अभी मैंने एक बताया आपको कंसेप्ट PQ का, वही कंसेप्ट यहाँ लगना है। दो वेक्टर को कैसे ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये दो वेक्टर है मेरे पास P और Q, ठीक है ना। ये P और Q, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये x1, y1, z1, ये x2, y2, z2, ठीक है ना। और ये ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 विद रिस्पेक्ट टू O, और विद रिस्पेक्ट टू O Q के ये हो गए, ठीक है बेटा। तो ये OP वेक्टर, ये OQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर निकालना है तो आपको अभी बताया था, जैसा कि अभी आपको बताया गया था किसमें, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में। तो PQ वेक्टर ध्यान रखना कि PQ वेक्टर हमेशा निकालते हैं तो देखो इस वाले में से ये वाला माइनस होता है, ध्यान रख लेना कि दूसरे वाले में से ये वाला, मतलब O साथ में लगता है, मतलब OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अगर हम AB वेक्टर निकालना चाहते हैं तो क्या लगाओगे आप, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ठीक है ना। अगर आप CD वेक्टर निकालना चाहोगे तो क्या रखोगे, OD वेक्टर माइनस OC वेक्टर। ध्यान रखना ये PQ वेक्टर ABCD के निकालने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से P वेक्टर के पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। यहाँ B से A के माइनस कर देंगे, D से C के माइनस कर देंगे, क्योंकि ट्रायंगल लॉ भी तो यही कह रहा है। क्योंकि अगर P से Q पे जाना है आपको तो पहले P से O पे आओगे, फिर O से Q पे जाओगे। जब P से O पे जाओगे तो नेगेटिव डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, तो ये माइनस हो जाएगा और ये OQ प्लस हो जाएगा। तो देखो वही काम किया है, OQ प्लस OQ माइनस, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये
इस तरीके से वेक्टर को ज्वाइन करना है तो हमें कैसे उसके पोजीशन वेक्टर लेने हैं, ठीक है ना, और उससे हमें वेक्टर कैसे फाइंड करना है। अब आता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर है बेटा, और ए वेक्टर है मेरे पास क्या है, सपोज कर लो पी क्यू वेक्टर, अभी हमने लिखा था पी क्यू वेक्टर, क्या लिखा था, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ था अभी हमने। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे निकालते हैं, पी क्यू का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसको ये जो मोड का साइन है ये बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, अंडर रूट ऑफ इनके जो स्केलर कंपोनेंट है, इस वेक्टर की जो स्केलर कंपोनेंट है इनका होल स्क्वायर कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना, स्क्वायर करके ऐड करना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ pq वेक्टर। कभी भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना है किसी वेक्टर का तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि a वेक्टर मेरे पास क्या है, 2i प्लस 3j माइनस k कैप, ठीक है ना। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 14। तो क्या बन गया ये, इतना यूनिट, इसका मतलब ये जो वेक्टर था इस कितनी मैग्नीट्यूड का था, इसकी लेंथ कितनी है, रूट 14 यूनिट, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनकी मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसको आपको रिवाइज करना है जितने पॉइंट हमने आपको डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।